ओके, तो हमारी रिकॉर्डिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो आपने जब वी एस स्टूडियो कोड आपने डायरेक्टली इंस्टॉल किया तो आपके डेस्कटॉप पे ये आइकन नज़र आ जाएगा। अब इसके बाद आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पे एक फोल्डर बनाना है। ठीक है, आपने यहाँ आकर अपने डेस्कटॉप पे यहाँ से न्यू से एक फोल्डर बनाया। फोल्डर का नाम आप कुछ भी लिख दें, आपकी मर्जी। और उसके बाद हमारे पास ना दो तरीके होते हैं फोल्डर को ओपन करने के। कल की क्लास में मैंने डिस्कस किए थे, लेकिन आज की क्लास में फिर बता रहा हूँ। कुछ न्यू स्टूडेंट्स हैं और उनको समझ नहीं आती, तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ। तो फोल्डर जैसे मैंने ओपन किया, फोल्डर का मैंने कोई नाम लिखा। उसके बाद हमारे पास दो तरीके होते हैं इसको ओपन करने के। पहला तरीका ये है कि आप विजुअल स्टूडियो कोड को इस तरीके से ओपन करें। इंस्टॉल होने के बाद, ओपन होने के बाद कुछ टाइम ले रहा है, लोड हो रहा है। ओके, तो ओपन होने के बाद आपको कुछ इस किस्म का इंटरफेस दिखने को मिलेगा। ठीक है, कुछ ऐसे इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। ये तो मैंने कल कुछ काम किया तो फाइल यहाँ पर मौजूद है। एक ब्लैंक स्क्रीन आपको इस तरीके से नजर आएगी। अब आपने यहाँ पे अपना जो आपने बार फोल्डर बनाया वो आपने यहाँ पे ओपन करना है। कैसे करेंगे? यहाँ टॉप में आपको नजर आ रहा है फाइल। फाइल के ऊपर आपने क्लिक किया और यहाँ आपने थोड़ा स्क्रॉल किया तो ओपन फोल्डर। ओपन फोल्डर आप क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि आपके फोल्डर किस लोकेशन पर इस वक्त पड़ा हुआ है और आपने अपने फोल्डर को ढूंढना है। मैंने डेस्कटॉप के ऊपर बनाया था तो मैं डेस्कटॉप के ऊपर आऊंगा और यहाँ पर मैंने एबीसी नाम दिया था तो मैं एबीसी को क्लिक करूंगा, सेलेक्ट फोल्डर। तो ये आपका जो है फोल्डर यहाँ पे ओपन हो चुका है सक्सेसफुली। आप नाम भी देख सकते हो एबीसी। यहाँ पर आपके पास कुछ ऑप्शंस आएंगे, अभी हम इसको डिस्कस करेंगे। तो ये आपके पास पहला ऑप्शन है फाइल का, ये आ रहा है दूसरा ऑप्शन फोल्डर का। यानी एक फोल्डर के अंदर आप दूसरा फोल्डर भी बना सकते हो और आगे हम ऐसा फोल्डर्स बनाएंगे। ठीक है, तो ये इस किस्म का आपके पास इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर जो बेस्ट अप्रोच है ना, वो ये वाला तरीका नहीं है। ये जो मैंने अभी आपको समझाया, ये तरीका आपने यूज़ नहीं करना। ये बिगिनर्स के लिए है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप ये वाला तरीका यूज़ ना करें, बल्कि आप ये वाला तरीका यूज़ करें। मैं इसको यहाँ से कट कर देता हूँ। कट करने के बाद जो फोल्डर मैंने यहाँ पे भी बनाया, मैं उस फोल्डर को ओपन करूँगा और यहाँ पर जो उसका नाम था उसको मैं रिमूव करूँगा। यहाँ पर मैं लिखूँगा CMD। CMD मतलब कमांड, और मेरा ये टर्मिनल ओपन हो जाएगा। एंटर करने के बाद अब टर्मिनल ओपन हो गया और यहाँ पे मैं कुछ लिखूंगा। मैं लिखूंगा कोड, CODE, कोड स्पेस डॉट फुल स्टॉप। ठीक है, तो कोड स्पेस डॉट ये लिखने के बाद आपने करना है जस्ट एंटर। और एंटर होने के बाद आपका इंटरफेस इस तरीके से, आपका जो फोल्डर था वो खुद ही जो है वो ओपन हो जाएगा आपकी वी एस स्टूडियो में। ठीक है, तो ये वाला जो अभी मैंने मेथड बताया ये आपका ये प्रोफेशनल है और इस तरीके से जो है आपने अपना फोल्डर ओपन करना है। ठीक है, मैं अगेन बता देता हूँ, अगेन आपको बताता हूँ कि जो फोल्डर आपने बनाया, आपने उस फोल्डर को ओपन किया। टॉप में आपको उसका नाम नजर आ रहा होगा, आपने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ से आपने बैक स्पेस रिमूव किया। अब आपने लिखना है CMD। ओके, CMD लिखने के बाद आपने एंटर किया तो टर्मिनल ओपन हो गया और यहाँ पे आपने लिखना है कोड, CODE, कोड स्पेस डॉट। इतना लिखने के बाद आपने उसको एंटर कर देना है और आपका जो फोल्डर था वो आपकी वी एस स्टूडियो कोड में ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है फोल्डर ओपन करने का तरीका है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, जो कि आज हम पढ़ रहे हैं HTML और HTML हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम से स्टार्ट करेंगे। तो ये तो मैंने आपके लिए एक डमी फोल्डर बनाया था ABC का। जो हमने फोल्डर बनाया है, हमारा HTML की सीरीज चल रही है, तो इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, मेरे किसी काम का नहीं है। हमारा फोल्डर है ये बैच फॉर वीकेंड का। ठीक है, और यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पर आप देखें मैं क्या करता हूँ, मैं इसको बैक स्पेस करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ CMD। CMD लिखने के बाद मैंने इसको एंटर किया।
यहाँ पर आने के बाद मैंने कहा कोड स्पेस डॉट, ठीक है। अब एंटर करूंगा तो आप देखेंगे कि मेरा वीकेंड बैच वाला जो फोल्डर है वो यहाँ पे ओपन हो गया। ये देखिए बैच 4 नज़र क्यों नहीं आ रहा, ये एक्सप्लोर है ना, आप इसको वैसे क्लिक करेंगे तो आपको ये नज़र आ जाएगा, ठीक है। कभी कभी बाय डिफॉल्ट ऐसा हो जाता है कि हमारा ओपन क्यों नहीं हुआ, तो ये जो है ना, ये इसको आप क्लिक करेंगे तो आपको शो हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाता है कभी कभी। ओके, तो इसको अभी फिलहाल रहने दो, हमारी फर्स्ट क्लास थी, ठीक है। सो अब आपने करना क्या है कि आपने एक फोल्डर बनाना है। अच्छा, किसी को कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो वो पूछ सकता है, या तो अपना जो माइक है वो ऑन करके पूछ सकते हैं, या तो अगर माइक ओपन नहीं कर सकते तो आप मैसेज लिखें, और या तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, ये वाला हैंड रेज वाला, आप इसको ऐसे क्लिक करेंगे ना तो ये आवाज़ आएगी, ठीक है। तो मुझे पता चल जाएगा कि आपने कोई क्वेश्चन पूछना है। ओके, कहीं पर भी कोई भी डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप ऐसे पूछ लें, ठीक है। हम डायरेक्ट भी ओपन कर सकते हैं इसको। हाँ, कल की क्लास की हम लोगों ने रिकॉर्डिंग नहीं बनाई थी, आज की क्लास में ये हमारी फर्स्ट क्लास है जिसको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब दुआ ये करनी है कि रिकॉर्डिंग जो है वो बन जाए अच्छी से। अच्छा, हमने डायरेक्ट भी ओपन कर सकते हैं फोल्डर या फाइल को, डायरेक्ट ओपन। हाँ, तो ये तो कमांड वाला मेथड है ना, डायरेक्ट ओपन यही से कर सकते हैं। और दूसरा वाला जो मैंने मेथड बताया कि आप वी स्टूडियो को ओपन करें, वहाँ पे फाइल में जाए, वहाँ से आप ओपन फोल्डर अपना सेलेक्ट करके उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करें, तो वो वाला मेथड भी है, लेकिन वो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। जो एज अ डेवलपर तो हम ये वाला मेथड यूज़ करते हैं, टर्मिनल वाला, फीलिंग आती है ना डेवलपर्स वाली। तो ओके, सो उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने ये करना है कि जो हमारा बैच 4 वीकेंड वाला फोल्डर अभी ओपन हो चुका है, तो ये जो फर्स्ट वाला है ये आपका है फाइल, हम यहाँ से फाइल बनाते हैं, ठीक है। सेकंड वाला है हमारा फोल्डर, मैं यहाँ पे एक और फोल्डर बनाऊंगा क्योंकि आज मेरी सेकंड क्लास है, तो मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बनाया। लेकिन आप देख सकते हो, अच्छा एक चीज़ मैंने आपको बताया नहीं, वो ये कि आप यहाँ देख सकते हो ये जो निशान है ना, ये ड्रॉप डाउन है, नीचे की तरफ है, यानी आपको ये बताना चाह रहा है कि ये वाला फोल्डर इस वक्त ओपन है, और ये वाला फोल्डर जो इस तरीके का ग्रेटर देन का साइन है, इसका मतलब ये फोल्डर अभी ऑफ है, बंद है, ठीक है। अब आपने ख्याल करना है, जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा ना तो ये आइकन चेंज हो गया, इसका मतलब है ये फोल्डर अभी ओपन हो चुका है। और ये फोल्डर में आपको थोड़ा सा यहाँ पे अगर आप देख लो तो यहाँ भी आपको कुछ इफेक्ट नज़र आ जाएगा, ठीक है। इस चीज़ का आपने ख्याल करना है, फोल्डर के अंदर गलती से दूसरा फोल्डर मत बना लेना, हो जाता है कभी कभी। तो ये डायरेक्टर स्ट्रक्चर ये हम समझेंगे किसी दिन। तो अभी आपने करना क्या है कि इसको ओपन किया, क्लोज किया, यहाँ पे आके आपने इस पर क्लिक किया, और अब यहाँ पे आपने फोल्डर बना है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि उस फोल्डर के अंदर दूसरा फोल्डर आ रहा है बाय डिफॉल्ट, तो हमने तो ऐसा नहीं करना, हमने तो अलग से बनाना है। तो ये होता है इस तरीके से। अब देखें मैंने यहाँ पे किया तो ये इस तरीके से आ रहा है, कौन मिले, ठीक है। तो इस तरीके से आ रहे, तो मैं यहाँ पे इसका नाम रखूंगा सेकंड क्लास। ओके, तो मेरी सेकंड क्लास आ गई, मैं सेकंड क्लास को इस तरीके से ओपन करूंगा और यहाँ आके क्लिक करूंगा फाइल बनाऊंगा। फाइल हम क्यों बनाते हैं, क्वेश्चन है। वही फाइल बनाएंगे तो फाइल के अंदर हम काम करेंगे ना। हमने कल बात की थी वेबसाइट की कि यार वेबसाइट क्या होता है, तो हमने पढ़ा था कि वेबसाइट ना मल्टीपल पेजेस का कलेक्शन होता है। मल्टीपल पेजेस का क्या मतलब है, एक वेबसाइट के अंदर मल्टीपल पेजेस होती है ना, आपने उसका नेम बार देखिए, वहाँ पे लिखा होता है होम अबाउट सेक्शन, होम अबाउट कॉन्टैक्ट सर्विसेज, और भी बहुत सारी चीज़ें लिखी होती है। तो वो क्या है, वो दरअसल अलग अलग पेजेस है, तो वो सारे पेजेस को मिलाकर एक वेबसाइट बनाई गई है। जिस तरह मल्टीपल चैप्टर्स या मल्टीपल पेजेस मिलाकर एक बुक बनाई जाती है, वैसी वेबसाइट होती है। तो हम यहाँ पे फाइल्स बनाएंगे अलग अलग, हर किसी का अपना अपना एक फाइल होगा, ठीक है। तो जो हमारा जो फर्स्ट पेज है ना वो हमारा होम का है,
तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ होम, या फिर आप कुछ भी लिख दें, जौन से भी आपकी मर्जी हो, अपना नाम कुछ भी रख सकते हो। लेकिन जो स्टैंडर्ड है वो हम लिखते हैं इंडेक्स। ये सिर्फ फर्स्ट पेज के लिए होता है, जो आपका होम पेज कहलाते हैं ना, उसका नाम है इंडेक्स। होम भी रख दो, कोई बात नहीं है। उसके बाद आपने लिखना है डॉट, और यहाँ पे अब आपने उस फाइल का टाइप बताना है। जब भी हम कोई फाइल सेव करते थे अपने लैपटॉप में, पीसी में, तो हम वहाँ पे फाइल बताते थे कि ये जो है मेरा txt.txt यानी नोटपैड की फाइल है, डॉक एक्स या डॉक एमएस वर्ड की फाइल है। तो इस तरह हम ppt.ppt, ये स्लाइड्स है हमारी, तो इस तरह की हम बताते थे कि टाइप कौन सी है। तो हम यहाँ पे HTML लिख रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे HTML, ये बताना ज़रूरी है, ठीक है। ये नहीं बताएंगे तो HTML की फाइल नहीं बनेगी। मैंने इसको किया एंटर। थोड़ा सा मैं जूम इन कर देता हूँ, आपको शायद स्क्रीन पे प्रॉपर नज़र ना आ रहा हो। हाँ, आप अपना स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हो। वैसे मेरी यहाँ रिकॉर्डिंग चल रही है, आप नीचे देख सकते हो ना। ये मैंने एक स्क्रीन रिकॉर्डर सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है, तो वो रिकॉर्डिंग चल रही है हमारी। मैं इसको ग्रुप में शेयर कर दूंगा। वैसे हमारा एक चैनल बना हुआ था यूट्यूब का, उस पर अपलोड करके आपको लिंक दे दूंगा, ठीक है, या डायरेक्टली अपलोड कर दूंगा। तो हम लोगों ने यहाँ क्या किया कि एक index.html की एक फाइल बना ली। अब मुझे यहाँ इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं आपको अगेन समझाता हूँ। देखिए, इसको मैं ऐसे थोड़ी देर के लिए डिलीट कर देता हूँ। देखिए, ये आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, आप फोल्डर बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली फाइल बनाना है, ठीक है। फोल्डर आपने पहले बना लिया ना बाहर, आपने यहाँ से फाइल बनानी है। मैं तो इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि मेरी तो HTML की अभी सीरीज चल रही है। अभी कितने क्लासेस होंगे, 15 to 16 क्लासेस तो एटलीस्ट है। तो इस वजह से मैं उसको इस तरीके से कर रहा हूँ, ताकि मैं बाद में आपके साथ शेयर कर लूँ सारा कोड वगैरह ना। फोल्डर मैंने यहाँ से बना लिया, अब मैं फाइल बना रहा हूँ। आपने डायरेक्टली फाइल बनाना है, नाम आप कुछ भी रख दो, लेकिन जो स्टैंडर्ड है index.html ये लिखना ज़रूरी है। HTML मेरा ओपन हो गया, और यहाँ से मैं इसको क्या करता हूँ, मिनिमाइज करता हूँ। ओके, अब आपने यहाँ पे डायरेक्टली काम तो नहीं करना, अब आपने यहाँ पे बॉयलर प्लेट बनाना है, ठीक है। बॉयलर प्लेट बनाने का दो तरीके हैं। पहला तरीका शिफ्ट+1। तो 1 के ऊपर जो आपको ये वाला निशान नजर आ रहा है ना, मैथमेटिक्स में यूज करते थे अपने स्कूल लाइफ में, इसको कहते हैं एक्सक्लेमेटरी मार्क, ठीक है। इसको आपने जस्ट एंटर करना है। एंटर करने के बाद ये कुछ चीज़ आ गई, इसको कहते हैं बॉयलर प्लेट, डॉक टाइप HTML। अभी जो है उसको अभी रहने दो, उसको डिस्कस करेंगे। तो इसको कहते हैं बॉयलर प्लेट। हमने इसके अंदर काम करना है, डायरेक्टली हमने कुछ भी नहीं लिखना। एरर हमें नहीं देगा। HTML मार्कअप लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। अगर कोई पूछे ना तो कहना कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, मार्कअप लैंग्वेज है। तो एक दूसरा तरीका जो था, पहला तरीका तो शिफ्ट 1 था ना, दूसरा तरीका जो है वो है आप HTML लिखो। HTML जो सेकंड नंबर पर है ना, :5, आप इसको एंटर करो तो भी आपका ये चीज ओपन हो जाएगी। इसको कहते हैं बॉयलर प्लेट, मतलब नाम ऐसा रखा है ना, बॉयलर प्लेट, ठीक है। तो अब आपने करना क्या है, इसके अंदर ही आपने काम करना है। इस सब को छोड़ दो, हम इसको डिस्कस करेंगे कुछ क्लासेस के बाद, अभी आपको समझ नहीं आएगी। तो यहाँ जो बॉडी है ना, ये वाली बॉडी, हमने बॉडी के अंदर काम करना है। हम लेटर लिखते हैं, हम ईमेल लिखते हैं, तो हम अपना जो मेन मुद्दा है वो कहाँ वो करते हैं, बॉडी के अंदर लिखते हैं ना। तो हमने यहाँ पे बॉडी में काम करना है। तो अभी हेडिंग वेडिंग सब छोड़, ठीक है। बॉडी के अंदर हमने कल हेडिंग्स और पैराग्राफ की बात की थी। आज हम चाहेंगे थोड़ा सा उसको आगे थोड़ा फास्ट लेके जाए, कुछ चीज़ें आगे भी हमने समझनी है। तो अब देखिए, हेडिंग हमारे पास होती है HTML में, पैराग्राफ भी होता है, सब कुछ होता है, ठीक है। तो हेडिंग ना हमारी HTML में होती है 6 टाइप्स की, 6 टाइप्स की हेडिंग होती है। हम यहाँ पे लिखते कैसे, हम यहाँ पे ऐसे नहीं लिखते कि इस तरीके से दिस इज माई फर्स्ट क्लास,
इस तरीके से हम लोग डायरेक्टली काम नहीं कर सकते। हम लोग यहाँ पे लिखते हैं टैग्स की सूरत में। टैग क्या होता है, ये वाला निशान और ये वाला निशान, लेस देन ग्रेटर देन, यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, ठीक है। और एंड में आपने फिर ये काम करना है, ठीक है। ये बॉडी बॉडी आ गई ये। अब ये जो चीज है ना, ये वाली, ये कहलाती है टैग। बेसिकली टैग ये है, ये ओपनिंग टैग कहलाता है, ये वाला क्लोजिंग टैग कहलाता है, ठीक है। इस चीज को आपने ख्याल रखना है कि टैग के अंदर ही आपने लिखना है, टैग के बाहर आपने कुछ भी नहीं लिखना। आप यहाँ देख लो, ये जो बॉडी लिखा हुआ है, ये देखो, ये लेस देन, दरमियान में लिखा है बॉडी, ये ग्रेटर देन, फिर इसके दरमियान में हम लोग कुछ लिख रहे हैं, तो आप यहाँ देख सकते हो कि लेस देन स्लैश बॉडी, ये ग्रेटर देन, मतलब ये क्लोजिंग टैग है, ये ओपनिंग टैग है, उसके दरमियान में हम कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। और HTML सारा ही ऐसे ही, इसको देख लो, हेड को देख लो, यहाँ पे क्लोज है, यहाँ पे ओपन है। HTML को देख लो, यहाँ पे ओपन है, यहाँ पे क्लोज है। तो सारा काम ऐसे ही होता है HTML के अंदर, ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के अंदर ही आपने काम करना होता है। हेडिंग की बात मैं कर रहा था कि हेडिंग क्या होती है। देखिए, मैं VS कोड की ना कुछ खूबसूरतियां है, वो ये है कि इसके अंदर आपको सजेशन भी मिलती है और यहाँ पे आपके पास शॉर्टकट कीज भी होती है, ठीक है। जैसे एडिटर्स तो बहुत सारे हैं, अब किस किस को वो करें, लेकिन HTML के अंदर ये चीज़ें हैं, इस वजह से ये ज़्यादा तो बहुत पॉपुलर है, हर डेवलपर इसको यूज़ करता है, ठीक है। हम लोग इस तरीके से लिखते हैं H1, हेडिंग पूरा नहीं लिखते, H1 लिखते। H1 की सजेशन मुझे आ गई, ये ब्लू कलर में लिखा हुआ है ये वाला, मैंने जस्ट इसको एंटर करना है तो ये इस तरीके से आ गया। देखो, ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग, दरमियान में वो कर्सर ब्लिंक ब्लिंक कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पे कुछ लिखूंगा, मैं यहाँ पे अपना नाम लिखता हूँ, ज़ुहैब अली, ठीक है। ये मेरा H1 है। अब मैं इसको लाइव कैसे देखूंगा, मुझे आउटपुट कैसे नजर आएगा, तो आउटपुट करने के लिए आपको ना चाहिए एक एक्सटेंशन। एक्सटेंशन यहाँ पर है, ठीक है। मैंने पेज को जूम किया है, इसको दोबारा, ठीक है, मिनिमाइज करता हूँ। अब देखिए, यहाँ पे चौथे नंबर पे आपको ये नजर आएगा, ठीक है। ये चीज़, कुछ चीज़ें मैंने यहाँ से डाउनलोड की है, गेट और वगैरह, तो आपके VS कोड में आपको ये 4th नंबर पे ये चीज़ नज़र आ जाएगी, ठीक है। एक्सटेंशंस, हमारे क्रोम के एक्सटेंशंस होते हैं, हम लोग मल्टीपल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे भी एक्सटेंशंस हम यूज़ करेंगे। एक्सटेंशन को मैंने किया क्लिक, और यहाँ पे अब मैं एक चीज़ सर्च करूँगा, लाइव सर्वर, लाइव सर्वर, ठीक है। लाइव सर्वर क्यों यूज़ करना है, इंस्टॉल क्यों करना है, क्योंकि हमें आउटपुट देखना है कि हमारा आउटपुट कैसा आ रहा है, जो लिख रहे हैं वो आउटपुट में कैसा दिख रहा है। तो ये जो फर्स्ट वाला लाइव सर्वर है ना, ये सिंपल सा, आपने इसको करना है इंस्टॉल। ये जो सेकंड वाला है ना, 5 ऊपर स्टार लगा हुआ है, इसको आपने इंस्टॉल नहीं करना, ठीक है। फर्स्ट वाला आपने इंस्टॉल करना है, क्लिक किया आपने, यहाँ पे इंस्टॉल आएगा। मेरे पास अभी डिसेबल और अनइंस्टॉल है, इसका मतलब मेरे सिस्टम में ये अभी इंस्टॉल्ड है। आपने इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल कर देने के बाद जब ये इंस्टॉल हो जाएगा ना, तो ये इस तरीके का आपको आ जाएगा, डिसेबल अनइंस्टॉल, मतलब ये इंस्टॉल हो चुका है। और यहाँ पे आपको ये आइकन नजर आ जाएगा, कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। अच्छा, ये जो चीज़ है ना, उसको ऊपर करता हूँ ऐसे, ये देखो, ये गो लाइव अभी आपको नजर आ गया। तो गो लाइव पे मैं अभी क्लिक करूंगा तो मुझे मेरा आउटपुट नजर आ जाएगा। क्या आएगा आउटपुट में, आउटपुट में सिर्फ मेरा नाम नजर आएगा जो मैंने हेडिंग के अंदर लिखा हुआ है, ओके। हेडिंग के बगैर लिखे तो क्या आएगा, हेडिंग के बगैर लिखोगे तो आपको कुछ ऐसे नजर आएगा। मैं कॉपी करूँ तो, ठीक है, ये मैंने हेडिंग के बगैर लिखा ऐसी, और ये मैंने हेडिंग के अंदर लिखा, फर्क आपने देखने। देखें, हेडिंग में जो नाम है वो बड़ा बड़ा और बोल्ड है, पता चल रहा है कि कोई हेडिंग है, और जो मैंने ऐसी ही लिखा है वो ऐसी ही लिखा हुआ, ठीक है। तो ये है, फर्क दिख रहा है। अब हेडिंग, जैसे मैंने कहा कि ऐसे तो आपने लिखना नहीं है ओपन, तो 6 किस्म की हेडिंग्स होती है। H1, H2 होता है हमारे पास। जैसे ही मैं H2 लिखूंगा, सजेशन दे रहे हैं H2, यहाँ पे मैं अपना नाम, उसके बाद H3, यहाँ पे भी मैं ऐसे ही करूंगा। फर्क मैं अभी आपको बता रहा हूँ। H4,
H5 इस तरीके से, और H6 लास्ट वाला H6। तो जो हेडिंग्स है वो हमारे पास कुल 6 हेडिंग्स है, ठीक है। ये रही आपकी 6 हेडिंग्स। अब हम इसका आउटपुट देखेंगे कि आउटपुट इसका कैसा आ रहा है। तो मैं यहाँ पे इसका आउटपुट देखता हूँ। तो ये इसका आउटपुट आ रहा है, H1 सबसे कैपिटल है, H2 फिर उससे छोटा है, H3 उससे छोटा, H4 उससे छोटा, 5 और 6 सबसे छोटा। लेकिन सभी हेडिंग्स हैं क्योंकि सब बोल्ड है, और सब मोटे मोटे लिखे हुए ना, डार्क है, पता चल रहा है कि ये हेडिंग है। अच्छा, तो इतने सारी हेडिंग्स बनाने की क्या वजह थी, मतलब इतनी क्यों हेडिंग्स बनाई गई? क्या सभी यूज़ होते हैं हमारे वेबसाइट के अंदर? लेकिन सभी तो यूज़ नहीं होते, जो मोस्ट ज़्यादा जो यूज़फुल है, एक हमारे पास H2 है और एक हमारे पास H3 है, कभी कभार H4 कभी कभार, ठीक है। लेकिन H2 और H3 ज़्यादातर यूज़ होते हैं वेबसाइट के अंदर। अब वेबसाइट के अंदर आपने हेडिंग्स देखी होंगी ना, वेबसाइट के अंदर आपने हेडिंग देखी होंगी। अ, मुझे अब इसी को देख लें, ये जो लिखा हुआ है ना, द ओपन सोर्स एआई कोड एडिटर। अब ये कोई हेडिंग है, ठीक है। अब ये H2 है और या फिर H3 है। लेकिन हम ज़्यादातर काम जो करते हैं वो CSS से करते हैं, स्टाइलिंग से। वहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं कि फ़ॉन्ट साइज बढ़ा दो, कम कर दो, फ़ॉन्ट वेट मोटा कर दो, पतला कर दो, इतना कर दो, इतना कर दो, सारा काम हम CSS से करते हैं। लेकिन हेडिंग्स का यूज़ होता है, ठीक है। तो आपने बस H2 और H3 का ही यूज़ होता है, बाकी का इतना यूज़ नहीं है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 6 हेडिंग्स होती हैं। H7 नहीं होता, ठीक है। H7 जैसे ही मैं लिखता हूँ तो कोई सजेशन मुझे नहीं मिल रही। अब H7 मुझे क्यों सजेशन नहीं दे रहा, क्योंकि H7 एग्जिस्ट ही नहीं करता। चले मैं हार्ड कोडेड लिख देता हूँ H7 इस तरीके से। यहाँ भी मैंने अपना नेम पेस्ट किया, मैं इसका आउटपुट देखूंगा। आप देख सकते हो कि ऐसे ही नाम आ गया जैसे पहले मैंने लिखा। मतलब यहाँ पे कोई हेडिंग वाली वो फील नहीं आ रही कि यार ये कोई हेडिंग है। हेडिंग नहीं है, ये जस्ट ऐसे ही लिखा हुआ आ गया, ठीक है। इसका मतलब H7 नहीं होता, सिर्फ H6 तक ही होता है। उसके बाद हमारे पास एक पैराग्राफ होता है। पैराग्राफ यानी आप पी, इस तरीके से पैरा या पैराग्राफ लिखने की जरूरत नहीं, जस्ट पी। पी के अंदर आप कुछ भी लिख लो, ठीक है, कुछ भी लिख लो। फर्स्ट फर्स्ट FIRST, दिस इज माई फर्स्ट क्लास। पी के अंदर मैंने लिखा और इसका आउटपुट मैंने देखा, तो आउटपुट मुझे कुछ इस तरीके से मिल रहा है, यानी ये एक पैराग्राफ है, ओके। जैसे मैंने कुछ ही अल्फाज लिखे, और अल्फाज इतना टाइम नहीं कि और अल्फाज इस तरह हम लिखें। एक शॉर्टकट है हमारे पास। शॉर्टकट क्या है कि आपने यहाँ पे लिखा लोरेम, LOREM, लोरेम। बस इसको आपने जैसे ही एंटर करना है ना, तो ये आपको कुछ डमी वर्ड्स दे देगा, कुछ भी डमी वर्ड्स टेस्टिंग के लिए। तो जैसे मैंने इसको एंटर किया तो उसने मुझे कुछ डमी वर्ड्स दे दिया। अभी इन वर्ड्स का कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। आप देख सकते हो ना, लोरेम, आइटसम, डॉलर, सीट पेमेंट वगैरह वगैरह, पता नहीं कौन सी लैंग्वेज है, लेकिन इनका कोई मतलब नहीं है। यानी यहाँ से स्टार्ट है और मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, ये जाके यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है। तो ये जो स्क्रॉलिंग नीचे हो रही है ना, ये सही नहीं है। इसको हमने कैसे ख़त्म करना है, इसका मैंने बताया था ना, VS कोड में शॉर्टकट्स होते हैं कमाल के। तो वो है एक शॉर्टकट Alt Z। Alt Z को जैसे मैंने एंटर किया तो ये आप देख सकते हो, ये कुछ इस तरीके से हो गया, यानी एक फॉर्मेट में आ गया, पहले फॉर्मेट में नहीं था। मैं दोबारा करके दिखाता हूँ, ये देखो, मुझे ना स्क्रॉल करना पड़ता है ऐसे, तो इतनी स्क्रॉलिंग कौन करेगा। Alt Z को प्रेस किया और ये इस तरीके से एक फॉर्मेट के अंदर आ चुका है, ओके। तो ये हमारा पैराग्राफ था। आउटपुट कैसा दिखा रहा है ये, तो ये कुछ इस तरीके से आउटपुट दिखा रहा है, ठीक है। ये है इसका आउटपुट,
यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन हो हेडिंग्स के मुतालिक, पैराग्राफ के मुतालिक, या कोई और जो आपके जहन में आ रहा हो, तो वो आप पूछ सकते हो। ठीक है, ओके। तो उसके बाद देखते हैं एंटर का क्या कर सकते हैं कि हम चाहते हैं कि ये वाली लाइन ब्रेक हो जाए। ये एडिट के बाद मैं कुछ एक लाइन ब्रेक करके, दो लाइनें ब्रेक करके आगे से स्टार्ट करूँ, तो वो कैसे होगा? वो ऐसे नहीं होगा। मतलब मैं ऐसे ऐसे ही मैंने दो एंटर दे दिए। मोबाइल में भी करते हैं, एमएस वर्ड में भी हम लोग करते थे, एंटर होने से एंटर हो जाता था, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा। मैंने यहाँ से एंटर दे दिए, लेकिन आप देखोगे तो यहाँ पे जब आप देखोगे ना, तो ये यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा। मैं इसको रिफ्रेश भी किया लेकिन नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि मैंने बताया हर चीज़ हम टैग में लिखते हैं, टैग में आपको करना पड़ेगा। वापस आते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपने यहाँ पर एक चीज़ लिखनी है, आपने लिखना है बी आर। बी आर का मतलब है ब्रेक, ब्रेक कर दो इस लाइन को। जहां पर भी आप बी आर लिखोगे ना, वहां से आगे एक स्पेस हो जाएगा, मतलब लाइन ब्रेक हो जाएगी। नेक्स्ट लाइन में आपका जो वर्डिंग थी वो स्टार्ट थी। जैसे मैंने बी आर को एंटर किया, ये बी आर बेसिकली यहाँ एलिट के बाद मैंने लगाया, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे स्पेस आ गई। एक और बी आर में लगाता हूँ, अब दो स्पेस आएंगी, देखा, दो स्पेसेस आ गई। अच्छा, एक और बी आर लगाया, एक और बी आर लगाया, देखो स्पेसेस आ रही है। तो उसका मतलब है एंटर लगाने से आपकी लाइन ब्रेक नहीं होगी, बल्कि आपको बी आर का टैग लगाना पड़ेगा, तब आपकी लाइन क्या होगी? ब्रेक होगी। अच्छा, ठीक है, इतना तो समझ में आ गया कि इस तरीके से लाइन ब्रेक होती है। और अब जहन में एक क्वेश्चन है कि ये जो डॉलर लिखा हुआ है ना, DOLOR, इसको मैंने बोल्ड करना है। तो बोल्ड कैसे करेंगे? देखिए, जो HTML और MS वर्ड है तकरीबन तकरीबन सेम है, लेकिन बस HTML में किस चीज़ का इजाफा है? टैग का। बाकी दोनों का काम एक जैसा है, सिर्फ टैग का इजाफा है। टैग आपको कुछ प्रैक्टिस करेंगे याद हो जाएंगे, या कुछ आप याद कर लेना, लेकिन प्रैक्टिस करने से आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। किसी ने कुछ क्वेश्चन किया? तमाम कमांड टैग, हाँ, तमाम टैग की कमांड्स आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इंशाल्लाह याद हो जाएंगी। बाकी आप इसको याद भी कर सकते हो, ठीक है। प्रैक्टिस करने से ही याद हो जाएगा आपको। मैंने तो कभी याद नहीं किए, हाल ये कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस हो गए याद सारे, ठीक है। अब खुद ही आपको आ जाता है ना कि यार इसको मैंने बोल्ड करना है। तो बोल्ड करने के लिए हम लोग क्या करते थे? देखिए, एमएस वर्ड में हम क्या करते थे, हम लोग उसको सेलेक्ट करते थे, यहाँ से हम लोग क्या करते थे, क्लिक करके बी करके ये बोल्ड हो जाता था, या फिर हम कंट्रोल बी, बोल्ड हो जाता था। यहाँ पे आपने क्या करना है, कुछ काम नहीं करेगा। यहाँ पे हम यहाँ पे टैग लगाएंगे। देखिए, अभी मैंने स्पेस दिया, मैंने लिखा बी। अब बी फॉर बोल्ड, जैसे मैंने बी लिखा तो ये ओपनिंग टैग और ये क्लोजिंग टैग, मतलब ये कहना चाह रहा है कि बी के अंदर कुछ लिखो तो वो बोल्ड होगा। तो मैंने इस डॉलर को यहाँ से कॉपी किया, ठीक है। कॉपी करने के बाद मैंने इसको यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। अब ये डॉलर बी के अंदर लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये आउटपुट में बोल्ड होगा। देखते हैं बोल्ड होता है नहीं होता। ये देखो बोल्ड हो गया, हाँ, ये तो मतलब देखो बोल्ड हो गया ना। तो इसका मतलब ये है कि हम HTML में ना टैग के अंदर ही चीजों को लिखते हैं। अब इसके आगे ये जो लफ्ज है, ये कॉन्सेक्टीटर जो है, जो भी है, इसको हमने क्या करना है? अंडरलाइन करना है, आइटैलिक करना है। कैसे करेंगे? देखिए, एक हमारे पास होता है क्या, आई होता है, आई फॉर आइटैलिक। MS वर्ड की जैसे ही ये बिल्कुल कंट्रोल आई आइटैलिक हो जाता था। यहाँ पे इस तरीके से करेंगे, मतलब आई के अंदर मैं इसको क्या करूंगा, अभी यहाँ से मैंने इसको किया कॉपी, अरे कॉपी तो किया नहीं, कॉपी, और यहाँ पे आके मैं इसको करूंगा सेव,
अब मैं देखूंगा कि ये देखें, ये ये आपको नजर आ रहा है इटैलिक, ये देख सकते हो ना, हो गया इटैलिक। तो इस तरीके से कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, इटैलिक भी हम लोग किया, अंडरलाइन कैसे करेंगे? अंडरलाइन की जो आखिरी लफ्ज है ना, ALIT, इसको हम कैसे करेंगे अंडरलाइन? देखिए हमने देखा यू फॉर अंडरलाइन, मैंने इसको यहाँ से ऐसे किए, कॉपी किया और यहाँ आके मैंने इसको ऐसे किया, होना चाहिए अंडरलाइन। ये देखिए अंडरलाइन हो गया। अच्छा चले, ये चीज़ तो हमें समझ आ गई कि टैग्स जो है वो बहुत आसान आसान टैग्स है, मुश्किल नहीं है। यानी अपने जो वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर से ही डिस्क्राइब होते हैं। हेडिंग H1, ये तो 6 है तो नंबर्स आपको बताने पड़ेंगे, बाकी H फॉर हेडिंग, P फॉर पैराग्राफ, B फॉर बोल्ड, I फॉर इटैलिक, U फॉर अंडरलाइन, BR मतलब ब्रेक। कितना आसान है ना, इसकी बस आपने प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये है जहन में कि एक टैग के ऊपर दूसरा टैग लगा सकते हैं, मतलब नेस्टिंग की बात कर रहा हूँ कि एक टैग लगा हुआ है, उस टैग के अंदर दूसरा टैग हो, उस टैग के अंदर दूसरा टैग हो, या फिर कोई एरर या कोई आपस में कोई कोलिजन वगैरह। देखें मतलब है कि आउटपुट में चलते हैं, मेरे पास ये डॉलर है ना, ये बोल्ड है, मैं चाहता हूँ ये बोल्ड भी हो, ये आइटैलिक भी हो और ये अंडरलाइन भी, तीनों फंक्शनलिटीज, तीनों टाइप्स में इसके ऊपर लगाना चाहूँगा। कैसे करूँगा? सबसे पहले तो मैं इसको बोल्ड ही रहने दूंगा। बोल्ड के अंदर आने के बाद मैं यहाँ पे इसको लिखूंगा कि आई, और ठीक है, और यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया, आई के अंदर लिख दिया। अब मैं ये समझता हूँ कि पहले ये अंदर से इटैलिक होगा, फिर ये बाहर से बोल्ड होगा। चेक करेंगे इसको, देख सकते हो डॉलर इटैलिक भी है और बोल्ड भी है। अब मैं इसको अंडरलाइन भी करना चाह रहा हूँ, यू में बाहर से लगा सकता हूँ, मर्जी है, यहाँ पे लगा सकता हूँ, फिर भी मर्जी है, और अगर यहाँ पे भी लगा सकता हूँ फिर भी मर्जी है। मतलब जिधर भी लगाओ, बाहर लगाओ, सेंटर में लगाओ, बिल्कुल अंदर वाली साइड से लगाओ, आपकी मर्जी। अंदर वाली साइड से इसको लगाते हैं और डॉलर को यहाँ से मैंने कॉपी किया और यू के अंदर लिख दिया। तो इसका मतलब है पहले ये अंडरलाइन हुआ, फिर उसके बाद ये इटैलिक में आया, उसके बाद ये बोल्ड में आया, इस तरीके से हो गया। तो ये बोल्ड भी है, अंडरलाइन भी है और इटैलिक भी है। तो इन चीज़ों में मत पढ़ो कि पहले मैं इसको बी करूंगा फिर आई करूंगा यू करूंगा, नहीं। अब बी को अंदर कर दो, यू को बाहर कर दो, आई को बाहर कर दो, आई को अंदर लिख दो, जैसी भी लिखो हो गया ऐसे ही। मतलब वो स्टेप बाय स्टेप उसको बनाएगा उस वर्ड को। ठीक है, तो ये तो थी कुछ चीज़ें, बहुत आसान थी। ठीक है, और उसके बाद और भी बहुत सारे टैग्स हैं। अ, अभी एक और टैग ये है कि मैं चाहता हूँ कि ये जो आपने लॉरेम एप्सन यहाँ लिखा है, मैं चाहता हूँ इसके नीचे एक लाइन हो, हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ से हो ऐसे करके। ठीक है, या फिर यहाँ नीचे हो, ताकि मेरे यहाँ पे मेरी बात ख़त्म हो गई तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ एक हॉरिजॉन्टली लाइन इस तरीके से हो। तो वो आप कैसे करेंगे? ठीक है, मतलब पैराग्राफ ख़त्म हो गया, मैं चाहता हूँ यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टली लाइन आउटपुट में इस तरीके से नजर आए। थोड़ा सा अपने दिमाग लगाना है। HTML में हमारी जो हम चाहते हैं उन टेक्स्ट के फर्स्ट लेटर आप लिखते हो। ठीक है, हॉरिजॉन्टली लाइन मतलब आप लगा लो HR, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, HR आपने लिखा, आपने इसको एंटर किया, बस और कुछ भी नहीं करना। तो आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो ये लाइन आ गई। ठीक है, शायद आपको ये नज़र ना आ रही हो, मैं यहाँ पे हेडिंग्स के बाद आपको लगा के दिखाता हूँ। मैंने HR लिखा, बस उसको एंटर किया और आप देख सकते हो ये वाली लाइन आ गई। ठीक है, ये वाली लाइन है और एक ये नीचे वाली लाइन है।
ये हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई HR लिखने से। ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है। अच्छा, मेरे जहन में एक क्वेश्चन ये आ रहा है, मेरे जहन में आ रहा है, तो ये आ रहा है कि यहाँ पे आपने कुछ टैग्स यूज किए ना। आपने बोला एक ओपनिंग टैग होता है, क्लोजिंग टैग होता है, उसके अंदर आपने ये लिखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपने काम किया है, पैराग्राफ भी आपने बनाया, उसके अंदर आपने काम किया। इस बी टैग को ही देख लो, ओपनिंग टैग क्लोजिंग टैग, उसके अंदर आपने काम किया। यू टैग को देख लो, ओपनिंग टैग क्लोजिंग टैग, उसके अंदर आपने काम किया। ये बी आर के केस में क्या है, बी आर तो ओपनिंग है लेकिन क्लोजिंग तो कहीं है ही नहीं, मतलब इसका क्लोजिंग पार्ट कहाँ चला गया। ये वाला बी आर है, ये भी ओपनिंग है, क्लोजिंग वाला कहाँ चला गया। ये वाला एच आर आपने अभी लगाया, ये ओपनिंग है, इसका क्लोजिंग पार्ट गायब है। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग ऐसा कर सकते हैं, ऐसा हम लोग कर सकते हैं कि मैं यहाँ पे H1 लगा लूँ और इसका ये वाला पार्ट का जो क्लोजिंग टैग, और यहाँ पे मैं इस तरीके से लिख लूँ। ठीक है, डॉलर आइपसम वगैरह जो है ये वैसे मैंने लिख दिया, तो अब ये बोल्ड नज़र आएगा। तो उसको चेक करेंगे कि नज़र आएगा बोल्ड या नहीं आएगा। तो ये देख सकते हो, ये तो बोल्ड आ रहा है, तो फिर इसका मतलब है वो क्लोजिंग टैग लगाना मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको हम ना लगाएं, ये अब गलत है। ठीक है, आप बिल्कुल ही गलत सोच रहे हैं, ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना। यहाँ पे आपने इसका क्लोजिंग टैग बताना है। कुछ टैग्स हमारे पास सेल्फ क्लोजिंग टैग होते हैं और कुछ हमारे पास सेल्फ ओपनिंग टैग होते हैं, मतलब ओपनिंग टैग्स कहते हैं और कुछ कहते हैं सेल्फ क्लोजिंग टैग। सेल्फ क्लोजिंग टैग्स अलग अलग होते हैं, जिसमें हमारे पास HR है, हमारे पास BR है, और इसमें हमारे पास है हमारे पास और क्या है, मार्क है, नहीं नहीं मार्क नहीं है, मार्क में तो हमें लगाना पड़ेगा। बहुत सारे टैग है ऐसे, अभी जहन में नहीं आ रहे। वैसे टैग्स HTML में वाकई बहुत ज़्यादा है, 101 है या 102 है कुल मिलाकर। जैसे हमारी केमिस्ट्री है ना, केमिस्ट्री में हमारा पीरियोडिक टेबल है, अब उसके कितने एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स बहुत सारे थे, अभी मैं भी भूल गया हूँ कि कितने, 105 थे, 107 थे, कितने थे। ठीक है, लेकिन इस तरीके से HTML के अंदर जो टैग्स है वो 101 या 102 है। ठीक है, तो इसमें कुछ सेल्फ क्लोजिंग टैग हैं और कुछ नो ओपनिंग टैग हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगा। ये जो HR और ये BR है ना, इनका कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप ये जो कर रहे हो ना, ये H1 और ये जो आप P टैग यूज कर रहे हो, इन पे इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, इनका आपने खास खास ख्याल करना। ठीक है, तो इतना लिखने के बाद के 14 मिनट्स, ठीक है 14 मिनट्स रह गए हमारे पास। अच्छा, तो वैसे आज मैं थोड़ा फास्ट इस वजह से जा रहा हूँ क्योंकि कल मैंने कुछ चीज़ें समझाई थी, तो मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा ज़्यादा काम करें, क्योंकि हमारी क्लासेस ना वीकेंड्स के एंड पे होती है, मतलब सैटरडे एंड संडे, तो 6 दिनों बाद 5 दिनों बाद हमारी क्लास होती है। तो हम चाहते हैं कि थोड़ा काम जो है वो ज़्यादा करें, क्योंकि आपके पास काफ़ी टाइम है, दरमियान में आप प्रैक्टिस कर सकते हो, और ये इतना मुश्किल नहीं है, आसान है, आप कर लेंगे। तो इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके बाद हम सीखेंगे इमेज। ठीक है, हेडिंग है, पैराग्राफ है, बोल्ड इटैलिक वगैरह सब मौजूद है, तो इमेज को भी होना चाहिए ना। इमेज आप कैसे लगाओगे, इमेज मैं इस तरीके से लगाऊंगा, देखिए मेरे पास है IMG। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म इमेज का ऐसा ही होता है ना, IMG। सजेशन मुझे मिली और यहाँ पे मुझे कुछ 3 4 5 नजर आए, आपने इसको भी इग्नोर करना है, ये चीज़ें अभी काम की नहीं है, जस्ट आपने इमेज पे फोकस करना है। IMG आपने एंटर किया, एंटर करने के बाद इसने आपसे कुछ चीज़ें पूछी, इसने आपसे पूछा SRC बताओ और ALT बताओ। ठीक है, इनको कहते हैं एट्रीब्यूट्स। अच्छा, एट्रीब्यूट्स अभी अभी के लिए मान लें कि ये जो मैं कह रहा हूँ, जो वर्ड्स यूज कर रहा हूँ, अभी के लिए आप इसको रख लें कि हाँ होते हैं कुछ। ठीक है, होते हैं कुछ, समझेंगे इसको नेक्स्ट क्लास में, अभी हमारे पास टाइम भी कम है, और होते हैं कुछ। ठीक है, एट्रीब्यूट्स
ठीक है। टैग के अंदर जो चीजें लिखी हो ना एक्स्ट्रा, उस टैग के नाम के अलावा जो उस टैग के अंदर जो कुछ एक्स्ट्रा चीजें लिखी हो ना, उसको वो कहलाती हैं एट्रीब्यूट। ठीक है, एट्रीब्यूट को हम समझेंगे अगली क्लास में डिटेल से। तो ये मांग रहा है एसआरसी और एएलटी। तो एसआरसी का मतलब है सोर्स। जब मैं इसके ऊपर एक कर्सर लेके जाता हूँ तो मुझे खुलकर बता रहा होता है कि एसआरसी के अंदर मैं क्या डिमांड कर रहा हूँ आपसे। वो मुझे कहता है कि आपकी इमेज जो है जो आप यहाँ पे लोड करोगे वो इस वक्त कहाँ है, किसी फोल्डर में पड़ा हुआ है या कोई ऑनलाइन आपने यहाँ पे लगानी है, वो मुझसे ये पूछ रहा है। और एएलटी के अंदर ये पूछ रहा है कि अल्टरनेट, मान लो किसी भी वजह से आपकी इमेज लोड नहीं हो जाती आपकी वेबसाइट के ऊपर, तो मैं वहां पे क्या बताऊं, क्या मैं वहां पे ऐसे ही रहने दूं या मैं वहां पे कुछ बताऊं। ठीक है, अभी मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, मैं जस्ट देखता हूँ कि इमेज लिखने से क्या हुआ वहां पे। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे मैं देखता हूँ, यहाँ पे मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। मतलब इमेज का टैग मैंने लगाया लेकिन मुझे यहाँ पे कुछ नजर नहीं आ रहा। क्यों नजर नहीं आ रहा? क्योंकि मैंने कुछ किया ही नहीं है। मैंने जस्ट वहां पे एक टैग बनाया, जस्ट छोड़ दिया, कुछ लिखा नहीं मैंने वहां पे, तो क्या नजर आएगा। मैं चाहता हूँ मेरी इमेज नहीं है मेरे पास, अल्टरनेट में मुझे दिखाना है ये मेरी इमेज है, मेरी फोल्डर में थी, डिलीट हो गई या क्रैश हो गई, कुछ भी हो गया, तो मेरा जो यूजर है उसको क्या दिखना चाहिए। ठीक है, तो मैं वैसे भी अभी के लिए डेमी लिख रहा हूँ कि नहीं आया इमेज। ऐसे ही मैंने लिख दिया कि नहीं आया इमेज अल्टरनेट के अंदर, कि भाई किसी की वजह से इमेज नहीं आई। तो यहाँ पे क्या दिखना चाहिए, यहाँ पे आप ये देख सकते हो, इमेज का छोटा सा उसने आइकन लगा दिया और लिख दिया नहीं आया इमेज। ये जस्ट अभी के लिए है, सिर्फ आपको डमी दिखाने के लिए। यूजर को हमने ये चीज नहीं दिखानी, उसको उसका वो खराब हो जाएगा, वो पैसे नहीं देगा। ठीक है, तो वो चीज हम बाद में सीखेंगे। नहीं आया इमेज, इतना ठीक है। ओके, तो ये हमने सीख लिया भाई, अल्ट्रा ईएलटी बहुत कमाल की चीज है। एसआरसी के अंदर मैं इमेज कैसे लोड करूंगा, दो तरीके, कि हर चीज के दो दो तरीके होते हैं। पहला तरीका, इमेज को डाउनलोड कर लो अपने फोल्डर में, वहां से इसको इंपोर्ट कर दो, पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है, डायरेक्ट इमेज को गूगल से उठा के यहाँ पे पेस्ट कर दो। हाँ, ये तरीका अच्छा है लेकिन मुनासिब नहीं है। जब किसी क्लाइंट की वेबसाइट बनाओ तो ये तरीका यूज मत करना। गूगल पे कभी कभी वो इमेज क्रैश हो जाती है, वेबसाइट पे बाद में लोड नहीं होती, और वो आपको चीज जो है ना बहुत बुरा भला करेगा। तो आपने इमेज को स्टोर करना है फाइल के अंदर, फोल्डर के अंदर, फिर आपने अपलोड करनी है। तो मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी में क्या करता हूँ कि यहाँ पे जाता हूँ और टॉम एंड जेरी है, टॉम एंड जेरी कार्टून, यहाँ से मैं एक तस्वीर उठाता हूँ। ठीक है, अच्छी सी तस्वीर है ये वाली, देखो कितने अच्छे लग रहे हैं। इस पर मैंने क्लिक किया, थोड़ी देर आपने इंतजार करना है, 1 मिनट का। वो इस वजह से क्योंकि इमेज फुली लोड हो जाए एचडी मोड में ना, कभी कभार वो ब्लर हो जाती है, फिर वो ब्लर में जा जाती है। फिर आपने इसके ऊपर राइट क्लिक किया, यहाँ पे आने के बाद कॉपी इमेज एड्रेस, कॉपी इमेज नहीं करना, कॉपी इमेज एड्रेस, हमें इमेज का यूआरएल चाहिए, उसका एड्रेस चाहिए। क्लिक किया, यहाँ पे आया और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। तो आप देख सकते हो https:// मतलब है मैंने उस इमेज का पूरा यूआरएल ही कॉपी कर दिया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, जिस तरह हमारी यूट्यूब का लिंक होता है ना, बिल्कुल वैसे। तो इसका मतलब है इमेज लोड होनी चाहिए। मैं चेक करूंगा, इमेज आ गई लेकिन बहुत ख़राब है, इमेज आ गई लेकिन बहुत ख़राब है। देख सकते हो इमेज तो आ गई, लेकिन हमें ऐसी इमेज तो नहीं चाहिए ना, ये तो बहुत ही अजीब है। हमको क्या चाहिए, हमको छोटी इमेज चाहिए। तो आप उसको पिक्सल्स में बता दो। जब भी हम कोई प्राइम बनवाने जाते हैं तो हम बताते हैं ना कि इतनी साइज कितनी साइज की होनी चाहिए। कितना टाइम रही है, 7 मिनट। तो हम बताते हैं ना उसको कि यार इतना फ्रेम होना चाहिए, या कोई भी चीज़ हम लोग बनवाते हैं तो हम कहते हैं भाई 4x4 की होनी चाहिए, 6x6 की, 10x10 का होना चाहिए। इमेज का भी आपको बताना पड़ेगा कि इमेज कितनी होनी चाहिए। आपने यहाँ पे आए
आपने ये इन सब चीजों से बाहर निकल के, ये जो आपको निशान नजर आ रहा है ना, यहाँ आपने फिर स्पेस देना है इन सब से बाहर आके। ठीक है, आपको बताना है विड्थ और हाइट, चौड़ाई लंबाई। मैं यहाँ पे लिखता हूँ विड्थ, जैसे मैंने WI लिखा उसने सजेस्ट कर दिया कि विड्थ की बात हो रही है, मैंने कहा यस, एंटर किया। वो कह रहे ठीक है कितनी विड्थ चाहिए। अभी इसकी स्टाइलिंग पूरी देखना है, इसे लिखना है विड्थ और ये फिर इज इक्वल, और उसके बाद ये इसको कहते हैं हम लोग स्ट्रिंग, डबल कोटेशन। ठीक है, यानी आपका लिखने का फॉर्मेट ऐसे ही होना चाहिए, डायरेक्ट विड्थ मत लिखना ना, गड़बड़ हो जाएगी। सजेस्ट आ रहे हैं तो एंटर कर देना। तो इस डबल कोटेशन के अंदर मैं लिखूंगा 300। मैंने विड्थ बोला 300, उसने बोला ठीक है। तो मैं देखूंगा कि विड्थ 300 px पिक्सल, फिलहाल पिक्सल की बात नहीं करेंगे, गड़बड़ होती है। 300 मैंने बोला कि चौड़ाई 300 होनी चाहिए। उसने क्या कर दिया, उसने इमेज की चौड़ाई कर दी 300, आधी कर दी, लेकिन लंबाई अभी भी बहुत खराब है। तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा हाइट भी मुझे इतनी चाहिए। यहाँ आने के बाहर ख्याल करना, यहाँ पे मत लिख देना हाइट वगैरह, वो सजेस्ट ही नहीं कर रहा है, इसका मतलब है गलत जा रहे हैं। यहाँ से आपने बाहर आना है, HE लिखा तो उसने बता दिया हाइट। मैंने कहा यस, हाइट भी कितने, हाइट भी 300 कर दो, 300 बाई 300। ठीक है, तो हमने देखा कि जो हमारी इमेज है वो 300 बाई 300 नहीं हुई। क्यों नहीं हुई 300 बाई 300 भाई, 200 कर दो। हाँ 200 होगी। आपने एक चीज नोट की, जब मैंने 300 लिखा तो उस पर कुछ असर ही नहीं हुआ, जब मैंने 200 लिखा इसका मतलब है उस पर असर हो गया। इसका मतलब है विड्थ लिखने से हाइट ऑटोमेटिकली वो नाप रहा है। जैसे मैंने विड्थ लिखा उसने हाइट ऑटोमेटिकली उतनी कर ली, तो इसका मतलब है फिर मुझे हाइट की तो जरूरत ही नहीं है ना। मैं यहाँ से कर दूंगा 200, इमेज मेरी उतनी होगी, तो इसका मतलब है हाइट को यहाँ से हटाओ। ये एक एक बहुत बड़ा मसला है इमेज के अंदर, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो 200 की इमेज आ गई। ये आपको क्यों ऐसी अजीब सी नजर आ रही है 200 के ऊपर, 200 300 बहुत छोटा होता है। मैंने जो है ना इसको जूम बहुत किया, मैं इसकी एक्सेल असल पोजीशन पे आऊंगा ना तो ये आपको इतना इतना सा नजर आएगा। ठीक है, तो ये मैंने इसको जूम किया होता है, इस वजह से आपको बड़ा बड़ा नजर आ रहा था। तो 200 300 400 से ज्यादा इमेज मत रखना, 350 से। ठीक है, तो वापस इसको मैं जूम करूंगा ताकि आपको अच्छे से नजर आए। तो मेरी इमेज आ गई इस तरीके से। ये था मेरा पहला तरीका। दूसरा वाला तरीका जो डाउनलोड करना है और अपने फोल्डर से यहाँ इंस्टॉल करना है, वो वाला तरीका मैं चाहूँगा कि मैं आपको होमवर्क दे, कि आप खुद से थोड़ा सर्च करो, GPT करो, या फिर यूट्यूब से, या फिर कहीं और से। बल्कि कहीं और मत जाना, इस बुक से ही कर देना। बल्कि इस बुक में इमेज का सेक्शन है थोड़ा आगे, देखूंगा कहाँ पे है इमेज। इमेज आपको मिल जाएगा चैप्टर 5 पे। अब आप सोच रहे होंगे हमने बुक का कहा, बुक को फॉलो करेंगे, लेकिन चैप्टर 5 पे जंप हो गया। तो खैर उसका वो नहीं है, हम उसको कवर कर लेंगे। ठीक है, मैंने डायरेक्ट आपको इमेज पढ़ा दी, क्योंकि लिंक और लिस्ट जो है वो मैं अगली क्लास हमारी सैटरडे को होगी, उसके अंदर मैं करवा दूंगा। टेबल्स मैं करवा दूंगा संडे को। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी, रिवीजन की क्लास भी रखेंगे, इतना जल्दी जल्दी नहीं बता रहे आपको। ठीक है, पेज नंबर 94 के ऊपर आप आएंगे और आपने सेकंड वाला जो मेथड है वो आपने खुद से एक्सप्लोर करना है। ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, 3 मिनट से मेरे पास, तो ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। पहला वाला तरीका जो मैंने आपको बताया, यहाँ पे आपने लिखा IMG के बाद आपने क्या किया SRC आपसे पूछ रहा है कि मुझे इमेज का एड्रेस चाहिए। ALT आपसे पूछ रहा है अगर इमेज नहीं है तो मैं क्या लिखूं, तो आपने कुछ भी यहाँ पे हार्ड कोडेड लिख दिया। यहाँ पे आपने गूगल पे आके उसका किसी भी इमेज का आपने एड्रेस कॉपी किया, ये वाला कॉपी इमेज एड्रेस, और वहां पे आपने पेस्ट कर दिया। ठीक है, और बाय डिफॉल्ट इमेज बहुत बड़ी आ जाती है, तो आप उसको बताओगे कि मेरी विड्थ कितनी रखूं, इतनी रखूं। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो आपका?
पूछा किसी ने, लेफ्ट साइड इमेज हो और राइट साइड टेक्स्ट हो या सेंटर पर टेक्स्ट हो, ये सेम इमेज वाली लाइन में, इज इट पॉसिबल? बिल्कुल पॉसिबल है। हम लोग पढ़ेंगे इसको, सैटरडे में इसको इमेज का सेक्शन पूरा करवा दूंगा आपको इंशाल्लाह। इसमें हम लोग करते हैं लेफ्ट और सेंटर और राइट, उसके कुछ कमांड्स हैं। मैं चाहूँगा कि आप हमारी जो बुक है उसका चैप्टर 5 है इमेज, आप उसको पढ़ें अच्छी तरीके से, ये आप लोगों का होमवर्क है। वहाँ पे आपको टेक्स्ट भी नजर आ जाएंगे, जो आप क्वेश्चन कर रहे हो ना लेफ्ट राइट वगैरह, ये बिल्कुल वहाँ पर मौजूद है, जो कि मेरे पास अंडर 1 मिनट है, तो मैं आपको कवर नहीं करवा पाऊंगा। बस आपने वहां जाना है, चैप्टर 5 पे आपने देखना है, उसको अच्छी तरीके से वो करना है। बाकी ग्रुप के अंदर आप ही का ग्रुप है और आपके लिए ही बनाया है, आप क्वेश्चन करें। यहाँ पर हो सकता है मैं तो आपको क्वेश्चन करूंगा इंशाल्लाह उसके मिलने पे, टाइम मिलने पे, वरना बाकी स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ पुराने स्टूडेंट्स हैं, तो वो आपको इंशाल्लाह जरूर क्वेश्चन करेंगे। पीडीएफ लिंक चाहिए, मैंने ग्रुप के अंदर बुक सेंड की है, मैं आपको दोबारा शेयर कर दूंगा, ठीक है? आप इसको अपने पास सेव कीजिएगा। बाकी किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो जल्दी जल्दी पूछें।